हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जवान उस इर्द गिर्द के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सबसे पहले मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। साथ ही वो उस गेट को खोलने के लिए उस पर अपना हाथ लगाता है तो वो जो जवान का सामने का हिस्सा होता है यानी गेट होता है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। पूरे पूरे गेट पे एक अजीब सा फॉर्मेशन बन जाता है और पूरा का पूरा गेट चमक रहा होता है। साथ ही वो गेट जो होता है खुलने स्टार्ट हो जाता है फाइनली। और वो गेट जैसे खुलता है तो वो गेट सामने से डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे बस पूरा का पूरा एक फील्ड बचा होता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जीवन बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आखिर ये जो रूम है इतना ज़्यादा खाली क्यों, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन वो सामने देखता है तो एक दो स्टार जो होते हैं, बहुत सारे स्टार होते हैं, वो मिल के कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग सारे स्टार मिलके जवान के सामने एक वर्ड लिखते, एक सेंटेंस लिखते जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें अपना ट्रैवल स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये सब बताने वाला हूँ चूँकि तुमने गेट ऑफ हेल को पार करके लास्ट गेट तक पहुँच चुके हो। जवान बोलता है कि ये सारे जो रिकॉर्ड है वो मुझे लगता है उस बंदे ने छोड़ा होगा जिसने इस पूरे के पूरे 8 गेट ऑफ हेल को बनाया होगा। मतलब कि इसके क्रिएटर ने छोड़ा होगा। मतलब वो जो बंदा बता रहा होता है स्टार के ऊपर उसे लिख लिख के बताता है। मुझे भी अभी अपनी वो पहली दिन याद है जब मैंने एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड को बना के एबिस के लिए रवाना किया था। जवान उसके बाद सुनने का शौक हो जाता, बोलता है क्या एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड। लेकिन फिर वहाँ पे स्टार सारे जुड़ के बोलते हैं कि मैं मुल्लर आर मेल्ट हूँ और मेरा ये फेलवेयर का रिकॉर्ड है। मतलब कि जो भी मैंने अभी तक किया सब कुछ फेल हो चुका है और मैं उन सब की कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूँ। मतलब कि वो वही मुल्लक होता है जो कि इस 8 गेट ऑफ हेल का क्रिएटर भी होता है। साथ ही में नेक्स्ट सीन उसी मेंटिकोर कास्टल का दिखाते हैं। उस मेंटिकोर कास्टल में बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है। लेकिन वहाँ पे बुढ़ा जो होता है जवान और उस मेयर को एक जगह लेटा के बैठा होता है और जवान को बोल रहा होता है जल्दी से उठ जाओ जवान, उठ जा उठ जा। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता तो वो बताता है कि आखिर ये जाग क्यों नहीं रहा। मैंने यहाँ पे अपने साथ इस मेयर को भी लेके आ गया चूँकि इसने अपना टेक्निक को इसके ऊपर यूज किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों में से कोई भी अभी जागने वाला है। मुझे अभी यहाँ पे क्या करना होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना था, मतलब मुझे जितना पता है उसके हिसाब से अगर नाइटमेयर जो है जिसने किसी स्पेशल मैजिक को कास्ट किया है अगर वो बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए तो उसका इल्यूशन खत्म हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि रिसेशन पहले से भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं यहाँ पे अचानक से। और ये जो बंदा मेरे सामने अभी खड़ा है वो एक जनरल लेवल का लग रहा है क्योंकि वो छिप के उन सब की मतलब सेना जो होती है रिसेशन पैलेस की उन सबको देख रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा आता है जिसकी बात ये बुढ़ा कर रहा था जो कि जनरल भी हो सकता है। वो आता है बोलता है क्या तुम लोगों ने उसे ढूंढ लिया, उन सबको ढूंढ लिया। सारे बंदे बोलते हैं नहीं सर, अभी तक हम लोग को वो नहीं मिले। वो बताता है कि जल्दी जाओ और उन सबको ढूंढो, मुझे उन सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उन सबको एक अच्छा सबक सिखाना होगा। साथ ही वो अपने फायर एनर्जी को एक्टिवेट, अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे भाग रहे हो, मैंने सुना था, चलो देखते हो और तुम कितना ज़्यादा भाग सकते हो। साथ ही वो अपने पंच को जो होता है उसको टाइट करता है, बोलता है कि चूहो तुम मुझसे कभी नहीं छिप सकते। वहाँ पे दिखाते उसकी एक पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे के पूरे मेंटिकोर कास्टल को वो अपने फायर से जला के राख कर देता है। साथ ही वो बोलता है क्या मुझे लगता है कि वो सारे लोग यहाँ से मेंटिकोर कास्टल से भाग गए, तुम लोग को कहीं और जाके ढूंढना होगा। सबसे पहले हम लोग को मेंटिकोर कास्टल को रिपेयर करना होगा, यहाँ पे जो भी हमारा घाटा हुआ है उन सबको संभालना होगा। और जाओ कोई बंदे जाके उस गोल्डन स्काई सेक्टर के लीडर यानी फॉरबिडन हेवन क्लैन के लीडर को जाकर ढूंढो, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं मेयर जो होती है जाग जाती है और उन सबको यानी बुड्ढे को, जवान को और खुद को अपने साथ वहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं दूर ले आती है और बोलती है मुझे याद भी नहीं कि एक दिन में इतनी बार मरते मरते कौन बचता है, मैं तो आज काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाला हूँ। लेकिन साथ ही वो बुढ़े से बोलती है कि ओल्ड चाइल्ड चलो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कहने वाले क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइफ को बचा दिया। बुढ़ा वहाँ पे उल्टा पड़ा होता है लेकिन वो उठते हुए काफ़ी गुस्से के साथ बोलता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को पहले बचाया था। क्या तुम भूल गए कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था उन सब से, अगर मैं तुम्हें पे छोड़ देता तो वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेते। बोलती हाँ ठीक है लेकिन चूंकि मैंने भी तुम्हें बचाया, तुमने भी मुझे बताया तो हम दोनों ने एक दूसरे को बचा के हिसाब बराबर कर लिया। बूढ़ा बोलता अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए। मेरे बोलती कि मैंने ऐसा कुछ अभी इमीडिएट कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम लोग गॉर्जन कास्टल किसी तरह सबसे पहले चले जाएं तो ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। बूढ़ा बोलता है कि क्या तुम सरेंडर कर दियो, मतलब कि क्या तुम हमारे साथ गॉर्जन में आना चाहती है। बोलती कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे से सरेंडर करती हूँ। मुझे इस बंदे यानी जवान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और इससे काफ़ी मतलब ज़्यादा बातें करने ताकि मैं अपने प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सको। बुढ़ा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैंने गॉर्जन के पास ऑलरेडी एक मैसेंजर ईगल के थ्रू लेटर भेज दिया है और मुझने सभी ये नहीं सोचा था कि ये बंदा जो अभी है यहाँ पे अभी तक बेहोश रहेगा, यानी जवान इतनी देर तक भी तुम्हारे मैजिक से बेहोश रह सकता है। लेकिन चलो ठीक है, एडिशनल वॉरियर जो भी हमारे साथ जो वहाँ पे अवेकन हुए थे गॉर्जन में और जो भी हाईली रैंक पावरफुल बंदे हैं वो लोग गॉर्जन से निकल चुके होंगे। वहाँ पे दिखाते हैं वो मैसेंजर ईगल जो होता है वो कैमान के हाथ में जाकर बैठता है और उसको न्यूज़ दे देता है। कैमान बोलता है कि हमारे फोर्ट्रेस मास्टर ने एक मैसेज भेजा है। कैमान बोलता है कि चलो हम लोग मिल के सब एक साथ मिलकर उन लोग पर अटैक करने वाले हैं। आज हमारा गॉर्जन का जो लिबरेशन आर्मी यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स है वो सब यहाँ से गॉर्जन से आगे की तरफ बढ़ के मेंटिकोर को तबाह नाश कर देंगे। उस मेंटिकोर को तबाह करने के बाद हम लोग रिसेशन पैलेस पे स्ट्राइक करने वाले हैं। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जोश में भर जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो चलो। वहाँ पे मेंटिकोर कास्ट में जो एक जनरल बंदा होता है बोलता है क्या ये लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। वो लोग बोलते हैं सर मुझे भी नहीं पता। वो बंदा जो एक होता है 11 स्टेज का अडेप्टर होता है जिसका नाम सैम्यूंग ग्रैम होता है। सैम्यूंग वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन बुढ़ा भी सोच रहा था कि ये बंदा अचानक से यहाँ पे चाउस में क्यों आ गया। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि 9 रीजन्स में से जो फाइटिंग फोर्स का मेन फोर्स होगा, 9 रीजन्स के जो लीडर्स उन सब का मेन फाइटिंग फोर्स का भी कोई बंदा यहाँ पे जनरल लेवल का बंदा भी यहाँ पे आ सकता है। आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। उसके पीछे उसकी बहुत सारी आर्मीज होती है, लेकिन कैमान वहाँ पे मेंटिकोर कास्टल के पास पहुँच जाता है, बोलता है कि चार्ज अटैक, सब एक साथ मिलकर अटैक करो। इस बार रिसर्चर पैलेस भी हमारा सामना नहीं कर सकता, हम लोग मिलकर इन सबको तबाह कर देंगे। मिडल स्किल का जो बंदा होता है बूढ़ा होता है वो भी उन सब पे अटैक कर रहा होता है और सबको बोल रहा होता है कि आज हम लोग चार्ज पे जो को आज़ाद कर देंगे, चार्ज को आज़ाद कर देंगे। और सब लोग एक साथ मिलकर उन सब पे मतलब मेंटिकोर कास्टल के जितने भी बंदे उन सब पे अटैक कर रहा होता है। बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, हमारे पास 300 बंदे ऐसे जो कि एक परफेक्ट अवेकनर्स है। इस बार हम लोग इस राउंड को जीत सकते, इस बार हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन साथ ही वो एलेंस स्टेज का अडेप्टर जो होता है सैम्यू खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों। तुम लोग क्या उस वर्ल्ड में उस तरह नहीं रह सकते थे जिस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा समय बीत रहा था। तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए क्यों आ गए। लेकिन साथ ही वहाँ से उठता है और अपने पंच को रेडी करता है और एक जोरदार पंच सामने की तरफ मारता है और बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक मौत का खेल खिलाता हूँ। साथ ही उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके रास्ते में उसके वेब में जो भी बंदा आता है वो सबके सब मर जाते हैं। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बंदा होता है वो बोल रहा था आखिर ये है क्या, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। आखिर इसे कहते हैं 11 स्टेज के अडेप्टर का पावर। वो पंच जो होता है सीधा सीधा उस लीडर की तरफ यानी लीडर ऑफ डिसाइबल्स की तरफ भी बढ़ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से हट नहीं पाता और उसको सीधे सीधे उस पंच से साथ हिट होता है। लाइटनिंग गॉड ये देखता है वो काफ़ी शौक हो जाता है, लेकिन वो बंदा भी बोल रहा होता है कि तुम लोग अगर चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, साथ ही वहाँ पे खड़ा होता है अपने पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वेकनर्स होते हैं वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा शौक होते, बोलते हैं कि ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। लेकिन लाइटनिंग गॉड बोलता है कि चलो सबसे पहले हम लोग इस सैम्यूंग पे अटैक करेंगे, अगर ये एक बार मर गया तो हम लोग रिसेशन पैलेस पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन सैम्यूंग अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए अपने हाथ को सामने करता है, बोलता है कि तुम सब के सब एकदम गधे हो। साथ ही वो अपने पंच को मोड़ देता है और बोलता है क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मेरे सामने टिक सकते हो। साथ ही उसकी पावर इतनी जोरदार होती है कि उसके पावर से मतलब एक हाथ के पावर को यूज करने से एक जोरदार एनर्जी वेव वहाँ पे निकलती है और जितने भी बंदे वहाँ पे होते हैं सब के सब गॉर्जन के सब घायल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो खड़े खड़े अपने पावर को रिलीज़ कर रहा होता है और उसके पावर के चपेट में सबको आ रहा मर जा रहे होते हैं। लेकिन जो लाइटनिंग गॉड था वो साइड की तरफ काफ़ी रफ्तार के साथ हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो इतनी रफ्तार से हटने के बावजूद उसके कंधे पे दिखाते बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसको ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। वो बताता है कि गॉर्जन का जो लिबरेशन आर्मी है वो पूरी की पूरी मेंटिकोर कास्टल को हरा के यहाँ तक आगे तक बढ़ चुका था और हम लोग यहाँ पे रिसेशन पैलेस के आर्मी से साथ फाइट करना चाहते थे। लेकिन वो बोलता है कि सब लोग भागो यहाँ से भागो, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। और फिर वो मतलब लाइटनिंग गॉड बोलता है कि चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। लेकिन वो बताता है कि बस ये बंदा ये हिडन सेंट मोनार्क यानी कि मोनार्क का एक जनरल था, लेकिन इसको भी मोनार्क कहते हैं। हिडन सेंट मोनार्क सैम्यूंग यहाँ पे जैसे है इसने पूरे के पूरे इस जो वॉर था इसके वेब को ही बदल दिया, परिणाम को रिजल्ट को ही बदल दिया और अपने फेवर में कर लिया। हम लोग इसके सामने कभी नहीं फाइट कर सकते। फिर 10 दिन बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है गॉर्जन के इनर फोर्ट्रेस मीटिंग रूम का। वहाँ पे जो कमांडर होता है वो बैठा होता है और बोलता है कि सबसे पहली बात हमारे 3rd स्टेज के अवेकनर उसके सामने नहीं टिक सकते, हमारे कमांडर कार्लटोन उसके सामने नहीं टिक सकते, 9th एडेप्टर के जो
है वो लोग नहीं टिक सकते। तो हम लोग वहाँ पे क्या करने गए थे और हमारे बहुत सारे मतलब आधा से ज़्यादा जितने भी आर्मी मेंबर्स थे वो सारे के सारे बस 10 दिन में मर गए। आखिर ये चल क्या रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे 5 थर्ड स्टेज के अवेकनर भी मर चुके हैं जो कि हमारे मेन फाइटिंग फोर्स का एक हिस्सा थे। वहाँ पे ड्रायड की लीडर यानी ऐसा भी होती है, ऐसे बोलती है कि अगर इस तरह वॉर चलता रहा तो हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और चूँकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिसेशन पैलेस की जो आर्मी है वो गर्जन के डोर तक पहुँच चुकी है। तो अब हम लोग को क्विकली कोई डिसीजन करना होगा। अगर हम लोग उनके ऑफ़र को यानी रिसेशन पैलेस के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। वहाँ पे जो फायर किंग होता है बोलता है क्या आप ऐसा क्या चाहते हो कि हम लोग अब उनकी डिमांड को पूरे कर दें और अपने फोर्ट्रेस मास्टर और टावर को उनके हाथ हवाले करके मतलब खुद जिंदा रह जाए। कैवन बोलता है कि हाँ ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। हम लोग फोर्ट्रेस मास्टर को हैंड ओवर नहीं कर सकते। सोच रही हो कि हम लोग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बातों पे ऐसे ही विश्वास कर लेंगे? तुम्हें भी हम पे थोड़ा विश्वास करना होगा। क्या तुम वो सब बातें को भूल गए जो कि फोर्ट्रेस मास्टर ने हमें बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है? हम लोग को बस सही समय का इंतजार करना होगा। ऐसा बोलती हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कभी भी जीत नहीं सकते। तुम जानते हो ना, तुम तो इन सबसे बेहतर जानते हो कैमान। अगर हम लोग किसी मोनार्च से हेल्प लें तो हो सकता है हम लोग भी इस फाइट को जीत सकते हैं। कमांडर बोलता है कि क्या तुम उस हियाऊ यानी द मोनार्च ऑफ स्टील 5th रीजन के मोनार्च की बात कर रही हो? बोलती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। बताती है कि करंट मतलब रिसेशन पहले से जितने भी मोनार्च आए वो सारे के सारे 9th रीजन यानी पिच डार्क मोनार्च के बंदे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि द मोनार्च ऑफ स्टील और डार्क पिच मोनार्च के बीच में काफ़ी लंबे समय से एक वॉर चल रही है, एक फाइट इंटरनल फाइट चल रही है। तो हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। कमांडर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तुम उस बात को भूल गई कि जो जेड मार्स गोल्डन मोनार्क था हमारे कैमान ने मार डाला, उसके बावजूद भी वो हमारा मदद करेगा? बताती है कि टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो वो मरा नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा चाओस में आता है नैरो गेट से वो कभी मरता नहीं, वो बस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। अगर वो यहाँ पे मर जाएगा तो वो कैमन बोलता है हाँ ऐसी बात है। अगर हम लोग मोनार्च ऑफ स्टील से हेल्प लें तब भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग किसी मोनार्च से हेल्प लेना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को किसी भी है मोनार्च से हेल्प लेना चाहिए। ऐसा बोलती अच्छा ऐसी बात है, पर ऐसा क्यों? कैमरान बोलता है क्योंकि चार्ल्स को जो आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो उसे खुद से लेना होगा कभी, तभी वो उसकी अहमियत को समझ सकता है और इसके लिए हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। वहाँ पे दिखाते हैं मेयर भी आ जाती है, बुढ़ा भी आ जाता है गोल्डन कास्टल में, वहाँ पे जवान भी होता है, बेबी बेहोश पड़ा हुआ होता है। और ठीक है जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जब रिलीज होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके 200 लाइक्स एम कंप्लीट करा देना। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।